प्रिय दर्शक एवं श्रोतागण, अस्सलाम वालेकुम। जीवन की वास्तविक कहानियां सुनने के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस अंक में हम सुनेंगे नोखाली के युवक मोहम्मद आकाश की जिंदगी की एक भयावह किंतु आध्यात्मिक घटना। ये घटना देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके भीतर छिपा है ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यदि आप इसे अंत तक सुनेंगे तो स्वयं समझ पाएंगे क्या ये वास्तव में कोई भूत प्रेत से जुड़ी घटना है या फिर ये सृष्टिकर्ता की ओर से घटित कोई अद्भुत रहस्य। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और सिहरन पैदा करने वाली सच्ची कहानी। प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकाश है। मेरा घर नोखाली में है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने परिवार के बारे में थोड़ा बता दूं। हमारे परिवार में हैं मैं, मेरे माता पिता, एक चाचा, दादा दादी और मेरा एक छोटा भाई व एक बहन, यानी हम 2 भाई और 1 बहन। हमारा परिवार नोखाली शहर से काफ़ी दूर चरगेशा नामक एक छोटे से गांव में रहता है। हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मेरे पिता पेशे से एक मछुआरे हैं। हमारे गांव के पास से एक छोटी नदी बहती है और उसी नदी में मछली पकड़कर पिता घर का खर्च चलाते थे। बचपन से ही मैंने देखा है कि पिता रोज जाल डालकर मछली पकड़ते और गांव के लोग उन्हें प्यार से जल्ला कहकर पुकारते थे। इसी तरह मेरा बचपन बीतता गया और मैं धीरे धीरे बड़ा होता रहा। हमारा गांव सचमुच तस्वीर जैसा सुंदर था। गांव के लोग भी बहुत अच्छे थे। न वहां जलन थी, न बैर भाव, न झगड़े। लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और आपस में अच्छे संबंध बनाए रखते थे। मेरी जिंदगी की कहानी शुरू होती है मेरे स्कूल जीवन से। हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था। वहीं पढ़ाई करके मैंने कक्षा 5 पास की। फिर कक्षा 6 में दाखिला लेने के लिए मुझे नदी के उस पार के स्कूल में जाना पड़ा, क्योंकि हमारे इलाके में हाई स्कूल नहीं था। इस वजह से रोज मुझे नाव से नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे दाखिला दिलाया। हमारे गांव के 3 और लड़के भी उसी स्कूल में दाखिला लिए, तो हम चारों मिलकर पढ़ाई करने लगे। रोज सुबह जाते और शाम को लौट आते। टिफिन बॉक्स में खाना लेकर जाते और दोपहर में खाते। कक्षा 6 में पढ़ते समय उस पार के एक लड़के से मेरा झगड़ा हो गया। उस समय मैं छोटा था, लगभग 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उस लड़के ने मुझे बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि मेरे शरीर से खून निकल आया। मैं रोते रोते घर गया और सारी बात पिता को बताई। अगले दिन पिता मुझे लेकर स्कूल गए और घटना की शिकायत हेड टीचर से की। हेड टीचर ने उस लड़के को ऑफिस में बुलाकर बहुत मारा पीटा। इससे वो लड़का बुरी तरह नाराज हो गया और सबके सामने मुझे धमकी दी, आकाश को मैं रास्ते में कुएं में फेंक कर मार दूंगा। यह कहकर वह स्कूल से बाहर चला गया। तब हेड टीचर ने मेरे पिता को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अपने बेटे का ध्यान रखिए, ज़रूरत हो तो उसे स्कूल लाते और ले जाते समय साथ लेकर आइए, क्योंकि चर इलाके के लड़के बहुत गुस्सेल होते हैं। मौका मिले तो वे आपके बेटे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद से मेरे पिता मुझे स्कूल ले जाने और लाने लगे। मेरे अब्बा सारी रात नहर में मछली पकड़ते थे, इसलिए सुबह मुझे स्कूल छोड़ने और शाम को वापस लाने का उनके पास समय नहीं रहता था। इसी डर से मैंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया। अब्बा मुझे ले जा नहीं सकते थे और माँ भी डर की वजह से मुझे अकेले स्कूल जाने नहीं देती थी। नतीजा ये हुआ कि मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। घर पर बैठा रहता, माँ के साथ छोटे मोटे काम करता, कभी कभी अब्बा के साथ नहर पर मछली पकड़ने भी जाता। इस तरह धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। हमारे इलाके के ज्यादातर लोग अशिक्षित थे। पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत कम था। कुछ गिने चुने लोग ही पढ़ते थे। बाकी ज्यादातर लोग मछली पकड़ना, खेती करना या बत्तख मुर्गी पालने जैसे काम करते थे। मैं भी अब्बा के साथ मछली पकड़ने और वही बेचने लगा। इस तरह मेरी जिंदगी के लगभग 7-8 साल बीत गए। जब मेरी उम्र करीब 17-18 साल हुई तब अब्बा काफ़ी कमज़ोर हो गए। वे पहले की तरह मछली नहीं पकड़ पाते थे। वजह यह थी कि मछली पकड़ने के लिए भयाल नामक जाल को बहुत ज़ोर से खींचना पड़ता है और उनके हाथों में पहले जैसा बल नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी वे भयाल खींच नहीं पाते थे। आखिरकार उन्होंने मछली पकड़ना छोड़ दिया। तब मैंने अकेले ही मछली पकड़ना शुरू किया। नहर में जाकर मछली पकड़ता और बाजार में बेच देता। मैंने ये काम अब्बा की जिम्मेदारी समझकर संभाल लिया।
अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। मेरा छोटा भाई और बहन पढ़ाई जारी रखे हुए थे। अब्बा अम्मा की ख्वाहिश थी कि वे पढ़े लिखें। चूंकि मैं बड़ा था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और कमाना शुरू कर दिया। इसीलिए मेरे कमाए हुए पैसों से ही भाई बहनों की पढ़ाई चलती रही। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन अमावस्या की रात मैं मछली पकड़ने की तैयारी करने लगा। आप लोग जानते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा की रात को अक्सर भूतिया या अजीब घटनाएं घटने की बात कही जाती है। उस दिन शाम को माँ ने मुझे मछली पकड़ने जाने से मना किया। उन्होंने कहा, अमावस्या की रात जाना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने माँ से कहा, अमावस्या की रात ही सबसे ज्यादा मछली मिलती है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। माँ ने मना किया, फिर भी मैं जबरदस्ती नहर पर चला गया। बैठकर मछली पकड़ना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि उस रात बहुत मछली मिल रही थी। भ्याल जाल डालने के सिर्फ 5 मिनट के भीतर ही ढेर सारी मछलियां फंस जाते हैं। जो लोग भ्याल से मछली पकड़ते हैं वे जानते हैं कि पकड़ी गई मछलियों को एक खास टोकरी में रखा जाता है। ये टोकरी बांस की बनी होती है और लंबी आकृति की होती है। नीचे का हिस्सा चौड़ा और ऊपर का हिस्सा पतला। मछलियां उसी पतले हिस्से से अंदर जाती और जमा होती रहती। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। जितनी मछलियां मैं पकड़ रहा था, उतनी मछलियां टोकरी में जमा होनी चाहिए थीं। लेकिन जब मैंने हाथ डालकर देखा तो अंदर उतनी मछलियां थी ही नहीं। यानी बाहर से जितनी मछली फंस रही थी, टोकरी के अंदर उतनी मिल ही नहीं रही थी। उस वक्त मेरे मन में शक पैदा हुआ। आखिर माजरा क्या है? झोले में तो बहुत सारी मछलियां होनी चाहिए थीं, लेकिन नजर आ ही नहीं रही थी। अंदर से मुझे बहुत अजीब लगने लगा। इस तरह मछली पकड़ते पकड़ते रात काफी बीत गई। तब तक लगभग रात के 2:30 बजे हो गए थे। इतनी देर में अगर सारी मछलियां जमा होती तो 5-6 टोकरी भर जाती, लेकिन मेरी आधी टोकरी भी नहीं भरी थी। मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो मछलियां मैं पकड़कर टोकरी में डाल रहा हूं, उन्हें शायद कोई निकाल ले जा रहा है या फिर खा रहा है। ये सोचकर मैं एक और मछली पकड़ रहा था और दूसरी ओर नजर टोकरी पर भी रख रहा था। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो कोई हाथ डालकर मेरी टोकरी से मछलियां निकाल रहा था। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो पड़ोस की लड़की स्मृति है। वो मेरी टोकरी से मछलियां निकाल रही थी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार मैंने अपनी आंखों से देखा। तभी मुझे यकीन हो गया कि ये वही है जिसे सब चुन्नी कहते हैं, क्योंकि वो अक्सर चोरी करती रहती थी। पहले से ही पता था कि वो आंगन में सुखाए गए अचार या और भी चीजें चुरा लेती है। मैंने मन ही मन कहा, जरूर स्मृति ही मेरी मछलियां ले जा रही है। मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वो भाग निकली। मुझे भयंकर गुस्सा आया। सारी रात मेहनत करके मछली पकड़ी और आधे से ज्यादा उसने चुरा ली। गुस्से में मैंने मछली पकड़ना बंद कर दिया और थोड़ी सी मछली लेकर घर लौट आया। सुबह मैंने अब्बा अम्मा को पूरी घटना सुनाई। मैंने कहा, पड़ोस की स्मृति मेरी टोकरी से मछलियां ले गई। जो मछलियां मैं लाया हूं उनका एक हिस्सा भी मेरे पास नहीं, बल्कि 9 हिस्से वो ले गई। अब्बा हैरान होकर बोले, तूने इतनी रात में उस लड़की को देखा? मैंने कहा, हाँ, रात के समय वो कांटा डालकर नहर से मछली पकड़ती है और दूसरों की टोकरी से भी मछली चुराती है। ये उसका पुराना शौक है। अब्बा ने कहा, ठीक है, तो सुबह उसके घर जाकर शिकायत करेंगे। फिर मुझसे बोले, जो मछलियां तू लाया है उन्हें बाजार में बेच दे और जरूरी सामान खरीद ला। मैं बाजार गया, मछलियां बेच दी और थोड़ा चावल व रोजमर्रा का सामान खरीद कर ले आया। घर लौटकर मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा, आपने तो कहा था कि स्मृति के घर जाएंगे, गए थे? अब्बा बोले, हाँ गया था। स्मृति के अब्बा से बात हुई। उन्होंने कहा कि रात को स्मृति तो घर से बाहर ही नहीं गई थी, माँ के साथ घर में सोई थी। मैंने कहा, उनकी बातों पर भरोसा मत करना, ये लोग बहुत खराब हैं। पूरी फैमिली एक जैसी है। लड़की मछली चुरा कर लाती है और उसका बाप उन्हें बेचता है। अब्बा ने जवाब दिया, लेकिन आज तो स्मृति के अब्बा ने कोई मछली नहीं बेची। उनके घर भी गया था, वहां मछली की कोई गंध तक नहीं थी। मुझे लगता है मामला कुछ और है। मैंने कहा, मामला कुछ और कैसे होगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि स्मृति मेरी मछलियां ले जा रही थी। अब्बा ने कहा, खैर जो हो गया, अब जब मछलियां चली ही गईं तो इसे ज्यादा तूल मत दे। लेकिन मैंने चुप्पी नहीं साधी। मैंने कहा, नहीं, मैं सारी रात मेहनत करके मछली पकड़ूं और वो ले जाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। इसके बाद दोपहर में मैं स्मृति के घर की ओर गया। शाम ढल रही थी। देखा कई लड़कियां मैदान में खेल रही थीं और उनके साथ स्मृति भी थी।
बाद में मैं मैदान के किनारे खड़ा होकर पुकारा, चुन्नी इधर आ। मेरी आवाज सुनते ही स्मृति बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर मेरी ओर देखने लगी। पास में मौजूद दूसरी लड़कियां बोली, भैया आप किसे बुला रहे हैं? मैंने कहा, अरे वही स्मृति, उसे ही मैं चुन्नी कहकर बुला रहा हूं। स्मृति पास आकर बोली, आपने मुझे चुन्नी क्यों कहा? मैंने कहा, कल रात तूने मेरी टोकरी से मछली क्यों चुराई? अगर तुझे मछली चाहिए होती तो मुझसे कहती, मैं तुझे दे देता। लेकिन अमावस्या की गहरी रात में तू लड़की होकर मछली चोरी करने क्यों आई? वह बोली, मैंने मछली चुराई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सब जानते हैं कि तू चोर है। पूरे इलाके में तेरा नाम चोरी करने वाली के तौर पर मशहूर है। फिर भी मैं सारी रात मेहनत करके मछली पकड़ता रहा और तू मेरी टोकरी से सब ले गई। तब स्मृति बोली, नहीं, मैंने कोई मछली नहीं ली, आप झूठ बोल रहे हैं। और सुबह आपके अब्बा हमारे घर आए थे। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत डांटा भी। अब अगर आप कहेंगे कि मैंने मछली चुराई है तो मुझे फिर से गाली सुननी पड़ेगी। इतना कहकर उसने उल्टा मुझे ही गालियां देनी शुरू कर दी। उस समय मैं बहुत गुस्से में आ गया और उसे 2-3 थप्पड़ और घूंसे जड़ दिए। बदकिस्मती से एक घूंसा उसके होंठ पर लगा, जिससे होंठ फट गया और खून बहने लगा। वह मुंह ढककर दौड़कर घर चली गई और अपने अब्बा से शिकायत कर दी। मगरिब से पहले असर की नमाज के बाद हमारे इलाके का मोतबर मतलब गांव का मुखिया मेरे अब्बा के पास आया और बोला, आपका बेटा आकाश, उसने स्मृति को घूंसा मारकर होंठ फाड़ दिया है। आज रात पंचायत बैठेगी, आप लोग मौजूद रहेंगे। मेरे अंदर बहुत बुरा लग रहा था। सोचा, पहले तो उसने चोरी की, ऊपर से मुझे ही गालियां दी। गलती से मैंने उसे मारा और अब मुझे पंचायत में जवाब देना पड़ेगा। मैंने अब्बा से कहा, चूंकि पंचायत बुरा रही है, हम चलेंगे। रात 9 बजे स्कूल के मैदान में पंचायत बैठी। पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हुए, मैं भी गया। सबसे पहले मोतबर ने स्मृति से पूछा, घटना क्या है? स्मृति ने कहा, मैं मैदान में खेल रही थी, तभी आकाश ने मुझे चुन्नी कहकर बुलाया। पास जाते ही उसने मुझे घूंसा मार दिया और मेरा होंठ फट गया। अब मोतबर ने मुझसे पूछा, आकाश, सच्चाई क्या है? मैंने कहा, मोतबर साहब, कल रात अमावस्या को मैं मछली पकड़ने गया था। मेरे अब्बा बीमार हैं, छोटा भाई बहन है, इसलिए मैं ही अकेले मेहनत करके मछली पकड़ता हूँ। रात करीब 2 बजे देखा कि मेरी टोकरी से मछली निकाल रही है स्मृति। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उसे आवाज भी दी, लेकिन वह मुड़कर नहीं देखी और अंधेरे में गायब हो गई। मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि वही स्मृति थी। लेकिन स्मृति ने सब कुछ नकार दिया। उसके माँ बाप भी बोले, हमारी बेटी रात को घर से बाहर नहीं गई थी। हम कभी भी इतनी देर रात को अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजते हैं। खैर, तब मैंने कहा, यह पूरा मामला ही नाइंसाफी हो गया। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, सबने सिर्फ स्मृति और उसके माँ बाप की बातों पर यकीन किया। मातबर यानी गांव के बुजुर्ग बोले, चाहे उसने मछली पकड़ी हो या ले भी गई हो, तुझे सीधे हमारे पास आकर शिकायत करनी चाहिए थी, हम फैसला करते। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया और उल्टा एक जवान लड़की पर हाथ उठा दिया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसके लिए तुझे सजा जरूर मिलेगी। मुझे तब सजा के तौर पर कट्टा सिंगी दी गई, यानी सर नीचे, हाथों को पैरों के बीच से निकालकर कान पकड़कर खड़ा होना पड़ा। लगभग 2 घंटे तक मुझे इसी हाल में रखा गया। मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी कि अल्लाह के सिवा किसी से बयां नहीं कर सकता। लग रहा था जैसे मेरे पैर फट जाएंगे। जब जब मैं कान छोड़ देता, तुरंत डांट फटकार मिलती। पूरा गांव खड़ा होकर मेरी ये हालत देख रहा था। सबके सामने मुझे इतने लंबे समय तक खड़ा रखा गया कि 2 घंटे बाद मेरे दोनों पैर सूज गए। मैं लगभग बेहोश होने ही वाला था। मेरे अब्बा अम्मा मुझे घर ले आए, तेल मालिश की, लेकिन मेरे पैर तब भी बहुत सूजे हुए थे। अंदर ही अंदर मैं मान ही नहीं पा रहा था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया। मैं मेहनत करके मछली पकड़ता रहा, उस लड़की ने मेरी मछली चुराई, मुझे गालियां दी और गलती से एक घूंसा पड़ जाने पर मुझे इतनी भयानक सजा दी गई। तब मेरे अंदर गहरा गुस्सा जमा हो गया। मैंने ठान लिया, मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, इसका बुरा से बुरा हल करूंगा। हमारे नहर के उस पार एक औरत रहती थी। स्कूल आते जाते उसका परिचय मुझसे हो गया था। वो ताबीज, कब्ज और तरह तरह के झाड़ फूंक करती थी। एक दिन मैं उसके पास गया और कहा, खाला, मुझे एक काम करवाना है, जितना भी पैसा लगेगा दूंगा, लेकिन मुझे एक लड़की पर ऐसा जादू करवाना है कि वो मर ही जाए। वो बोली, किसी को मारने के लिए जादू करना बहुत मुश्किल काम है,
इसमें बहुत पैसे लगेंगे। मैंने पूछा, कितने पैसे लगेंगे? वो बोली, 30,000 रुपये। मैंने कहा, ठीक है, मैं पैसे दूंगा, लेकिन वो मरनी ही चाहिए। वो राजी हो गई, मगर कुछ खास चीजें चाहिए होंगी जिनके नाम मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने वो सारी चीजें जुटाकर उसके हाथ में दी। फिर उसने काला जादू करके स्मृति के जिस्म पर एक जिन को सवार कर दिया। जिस दिन मैंने उसे पैसे दिए, ठीक उसके अगले दिन से ही स्मृति पर अजीब अजीब सितम शुरू हो गए। उसकी माँ गांव-गांव जाकर कहने लगी, मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी है। रात को कोई उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, उसके जिस्म से खून निकलने लगता है। गांव के लोग बोले, हम तो बार बार कहते थे कि लड़की को रात में बाहर मत भेजा करो। बाहर जाती थी इसलिए ये मुसीबत आई। तब मैंने मौके का फायदा उठाया और सबके सामने जोर जोर से कहने लगा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि स्मृति रात को मेरी मछलियां ले गई थी। आप लोगों ने विश्वास नहीं किया, अब तो मान गए ना। रात को घर से बाहर जाती थी, लोगों की मछली चुराती थी, लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए जिन ने उसे पकड़ लिया। उस समय सब लोग स्मृति की माँ को ही दोष देने लगे। सब कहने लगे, एक जवान बेटी को संभाल नहीं पाई, इसलिए आज ये हाल हुआ। इस तरह लगभग 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद स्मृति की हालत बहुत बिगड़ गई, लगभग मौत के करीब पहुंच गई। उसका पूरा शरीर सूखकर काला पड़ गया, चेहरा भी अजीब सा और अनजाना हो गया। वह अब घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, दिन रात बस लेटी रहती थी। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि आसपास के लोग उसे देखने आते, बहुत से लोग रो पड़ते। सब सोचने लगे, अब यह लड़की शायद जिंदा नहीं बचेगी। 4-5 महीने बाद की एक रात मैं फिर से मछली पकड़ने गया था। रात करीब 2 बजे अच्छी खासी मछली पाकर जब लौट रहा था और हमारे घाट से आगे स्मृति के घर के पास वाले ताड़ के पेड़ के नीचे पहुंचा तो अचानक देखा स्मृति खड़ी है। उसके दोनों हाथों में बहुत सारी मछलियां थीं और मुंह में भी एक मछली दांतों में दबाई हुई थी। देखकर लगा ये इंसान नहीं बल्कि कोई भूत या जिन है। डर के मारे मैं चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा कि मैं एक हिंदू परिवार के आंगन में पड़ा हूं। मेरी चीख सुनकर उन्होंने मुझे बचाया था। अब्बा अम्मा भी आ गए और मुझे घर ले गए। तब रात के लगभग 3-4 बज चुके थे। फज्र की अजान होने के बाद मेरा शरीर धीरे धीरे हल्का लगने लगा। फज्र के बाद मैं फिर उसी ताड़ के पेड़ के नीचे गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, ना मछली ना स्मृति, जबकि मैंने अपनी आंखों से साफ देखा था कि स्मृति के हाथों में मछलियां थीं और मुंह में भी एक थी। तब मुझे लगा ये असली स्मृति नहीं थी, बल्कि कोई जिन या शैतान उसका रूप लेकर आया था। शायद वही जिन सारी मछलियां ले गया। ये सोचकर मेरे भीतर गहरा अपराध बोध जाग उठा। लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिसे मैं दोषी समझ रहा था, असल में वह स्मृति निर्दोष थी, लेकिन मैंने ही उसके जीवन में काला जादू करके अंधेरा फैला दिया। गरीब और मासूम लड़की को मैंने बेवजह अभिशप्त कर डाला। मजबूरी में मैं फिर नहर के उस पार वाली औरत के पास गया। उससे कहा, खाला, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, स्मृति के नाम पर जो ताबीज आपने किया था उसे अब मैं हटवाना चाहता हूँ। मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ। मैंने गलत समझा था। लेकिन औरत बोली, नहीं, एक बार जो हो जाता है उसे काटा नहीं जा सकता। अब कोई उपाय नहीं है। उस लड़की को यह कष्ट भोगना ही होगा। मैं रोते हुए उसके पैरों में लिपट गया और कहा, खाला, मुझसे गलती हो गई। स्मृति बेकसूर है। अगर और पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, बस आप उसे आज़ाद कर दीजिए। आखिरकार एक समय पर मैं मजबूर होकर स्मृति के पिता से कह बैठा, देखिए, स्मृति की हालत बहुत खराब है। मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बल्कि हो सकता है वो मर भी जाए। मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं आपको एक प्रस्ताव दे रहा हूं। मैं खुद ही स्मृति से शादी करना चाहता हूं। अगर आप लोग तैयार हों तो मेरे परिवार से बात करके मुझे स्मृति से ब्याह दीजिए। मेरी बात सुनते ही स्मृति के पिता तुरंत राजी हो गए, क्योंकि उनकी बेटी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अब इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तैयार हूं। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने परिवार से बात करता हूं। जिस दिन कहूंगा उस दिन आप हमारे घर प्रस्ताव लेकर आइए। उस घटना के बाद रात को मैं घर लौटा और खाना खाया। खाने के बाद मैंने अपनी अम्मा को बुलाया।
हमारे बीच हमेशा बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा। छोटे भाई बहन पढ़ाई में व्यस्त रहते थे और मैं परिवार का बड़ा बेटा था, इसलिए अगर चाहता तो अभी शादी कर सकता था। घर वाले उतनी रोक-टोक नहीं करते। मैंने अम्मा को एक तरफ ले जाकर कहा, अम्मा, एक बात हुई है। अम्मुक गांव की लड़की स्मृति मुझे पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अम्मा हैरान होकर बोली, वो ही लड़की जिसके साथ मछली को लेकर तेरा झगड़ा हुआ था? मैंने कहा, हाँ, वही लड़की। अम्मा बोली, वो तो अब मरने वाली है, खड़ी भी नहीं हो पाती। ऐसी लड़की से तू क्यों शादी करना चाहता है? ये कैसी बात है? तब मैंने झूठ गढ़कर कहा, मेरे और स्मृति के बीच कई सालों से रिश्ता है। हम दोनों प्यार करते थे। अब अचानक वो बीमार हो गई है। मैं कबीराज के पास गया था। उन्होंने कहा कि अगर शादी हो जाए तो वो ठीक हो जाएगी। अम्मा ने शक जताते हुए कहा, अगर तू इतना प्यार करता था तो कुछ दिन पहले मछली को लेकर उसके खिलाफ मामला क्यों कर दिया? गांव के सब लोग जानते हैं। मैंने जितना भी अम्मा को समझाना चाहा वो मानने को तैयार नहीं हुई। साफ कह दिया, तू क्यों स्मृति से शादी करेगा? आखिरकार अम्मा और अब्बा दोनों ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया, हम कभी भी तुझे स्मृति से शादी नहीं करने देंगे। वो तेरे घर की बहू नहीं बन सकती। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम ये शादी नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो तुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन ये शादी नहीं होगी। वो बीमार है, गरीब है, उसके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं गहरे चिंता में पड़ गया। समझ गया कि किसी भी हालत में उन्हें राजी करना मुमकिन नहीं। और सच तो ये था कि स्मृति से मेरा असली प्रेम संबंध भी नहीं था। वो सचमुच मौत के बिस्तर पर पड़ी थी, इसलिए भागकर शादी करने का कोई रास्ता भी नहीं था। दिन गुजरते रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन मैं अपने माँ बाप को राजी नहीं कर पाया। आखिरकार मैंने सोचा मैं स्मृति को लेकर भाग जाऊंगा, अगर किसी तरह उसे ठीक किया जा सके। इसी उम्मीद में मैं फिर उस बूढ़ी औरत के पास गया। मैंने जाकर उससे कहा, क्या किसी तरह उसे ठीक किया जा सकता है? अगर वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाए तो मैं प्यार का नाटक करके उसे लेकर भाग जाऊं। लेकिन वो औरत साफ बोली, नहीं, कम से कम शादी होने से पहले इस लड़की के ठीक होने की कोई संभावना नहीं। ये सुनकर मैं गहरे तनाव में पड़ गया। तनाव के दबाव में एक रात मैंने खुद ही फैसला कर लिया, किसी भी तरह मैं उसे उनके घर से उठाकर ले जाऊंगा। मैंने एक आदमी तय किया जो रात में उसे चोरी से निकाल लाए, लेकिन सब कुछ नाकाम हो गया। वो लड़का पकड़ा गया और सबके सामने मेरा नाम बता दिया। इसके बाद तो मेरी हालत और खराब हो गई। अब्बा अम्मा समझ गए कि मैं सचमुच पागल हो गया हूं और स्मृति को लेकर सनक सवार कर ली है। उन्होंने मान लिया कि मेरा उससे सचमुच प्रेम संबंध है, इसलिए उन्होंने जल्दी ही निश्चय किया कि मेरी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने मेरे लिए लड़की तलाशना शुरू कर दी। इधर स्मृति की हालत और बिगड़ने लगी, लेकिन तब तक मैं उसे सचमुच चाहने लगा था। मुझे लगता था मैंने ही स्मृति की जिंदगी बर्बाद कर दी है और इस अपराध बोझ से मैं उसे बचाना चाहता था। दूसरी ओर परिवार ने मेरे लिए लड़की चुन ली। अचानक उन्होंने नुसरत नाम की लड़की को मेरे लिए तय कर दिया। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो उसके पिता मुझे विदेश ओमान ले जाएंगे। ये सुनकर मेरे अब्बा और भी राजी हो गए, क्योंकि हमारा परिवार गरीब था। विदेश जाने से पैसा कमाकर घर की हालत बदल जाएगी, यही अब्बा की उम्मीद थी। अब्बा ने सीधे नुसरत के पिता से कहा, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। आप शादी की तारीख तय कीजिए, मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करा दूंगा। फिर अब्बा ने मुझे जबरदस्ती नुसरत से शादी करने पर मजबूर कर दिया, जबकि उस समय भी मेरा दिल स्मृति की तरफ ही अटका हुआ था। आखिरकार मैंने नुसरत से शादी कर ली। शादी के बाद भी मैं बार बार उसी दादी, जो पहले स्मृति के लिए झाड़ फूंक करती थीं, के पास जाता था। वो हर बार एक ही बात कहती, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, शादी के बिना कुछ ठीक नहीं होगा। आखिरकार अल्लाह की रहमत से स्मृति के माता पिता उसे किसी और कबीराज के पास ले गए। कहाँ ले गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ की दवा और पानी पढ़ा खिलाने के बाद स्मृति कुछ हद तक ठीक होने लगी। पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। अब वो चल सकती थी, लोगों से बात कर सकती थी। हालांकि उसका शरीर बहुत कमज़ोर था। जब भी मैं उसे कहीं देखता, बस में या सड़क पर, तो मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। दिल में लगता, जिसकी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी, उसको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अनजाने ही मैं रो पड़ता। जो होना था हो चुका था, अब कुछ करने का नहीं था। नुसरत के पिता ने मेरा ओमान का वीज़ा तय कर दिया। मैंने जल्दी से पासपोर्ट बनवाया और जमा किया। कुछ ही दिनों में वीज़ा हो गया। वीज़ा मिलते ही परिवार वाले मुझे ओमान भेजने की तैयारी करने लगे। मैं धीरे धीरे स्मृति का मोह छोड़ने लगा, क्योंकि अब स्मृति स्वस्थ हो चुकी थी, अच्छी थी, इसलिए उसे लेकर और चिंता नहीं की। मैंने नुसरत से शादी की, उसे अपने घर की बहू बनाया और नुसरत के पिता के पैसों से मैं ओमान चला गया।
ओमान जाकर मुझे एक बागान में काम मिला, वैसा ही वातावरण जैसा हमारे गांव में होता है। मैं वहां काम करने लगा। मामूली तनख्वाह मिलती थी, उसी से गुजारा करता और घर भी पैसे भेजता। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए, लेकिन 3-4 महीने बाद अचानक खबर मिली स्मृति की बीमारी फिर से लौट आई। पहले की तरह ही कोई अशुभ शक्ति उसे परेशान कर रही थी, उसका नुकसान कर रही थी। उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। मैंने ओमान से ही स्मृति के माता पिता से संपर्क किया और पूछा, क्या किया जा सकता है, बताइए। उन्होंने बताया, बहुत पैसे लगेंगे। जिस कबीराज के पास पहले ले गए थे वहां फिर ले जाना होगा। पहले बार तो सब कुछ बेचकर खर्च किया था, अब भी बहुत पैसे चाहिए। मैंने कहा, कितने पैसे लगेंगे बताइए, मैं भेज दूंगा। उन्होंने रकम बताई और मैंने पैसे भेज दिए। मेरी दी हुई रकम से स्मृति को फिर से उसी कबीराज के पास ले जाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार स्मृति पूरी तरह ठीक हो गई। उसके बाद से वो मुझसे अच्छी तरह बात करने लगी। मैं नियमित रूप से फ़ोन पर उसका हालचाल लेने लगा। वो कहाँ है, कैसी है, ठीक से खा रही है या नहीं। दूसरी ओर नुसरत मेरे घर में थी, लेकिन वो हमेशा मेरे परिवार, ससुराल और रिश्तेदारों में व्यस्त रहती थी, इसलिए उससे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। जैसे ही वक्त मिलता मैं स्मृति से ही बात करता। धीरे धीरे स्मृति पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसके परिवार ने निर्णय लिया कि अब उसकी शादी करनी होगी। वो लड़का ढूंढने लगे, लेकिन तभी मेरे भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। हालांकि मैंने नुसरत से शादी कर ली, घर गृहस्थी कर रहा था, लेकिन मेरा दिल अब भी स्मृति की ओर खिंचता था। मेरे और स्मृति के बीच कभी कोई प्रेम संबंध नहीं था। मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं, ना हाथ पकड़ा। हमारा रिश्ता तो दुश्मनी और झगड़े का था, लेकिन उसी दुश्मनी के बीच मैं उसके प्रति कमजोर पड़ गया। क्यों उसे शादी करने के लिए इतना बेचैन हो गया, क्यों मेरी रूह उसकी तरफ भागने लगी, मैं खुद भी नहीं समझ पाया। आखिरकार एक दिन मैंने सीधे स्मृति के पिता से कहा, आप लोग उसे कहाँ शादी देंगे? अगर इजाजत दें तो मैं ही स्मृति से शादी करना चाहता हूँ। वे हैरान होकर बोले, ये कैसी बात है, तुम्हारे घर में तो पहले ही नुसरत है। मैंने कहा, हाँ है, लेकिन एक आदमी एक से अधिक शादी कर सकता है। नुसरत घर में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जरूरत पड़े तो मैं स्मृति के लिए अलग घर बाहर बना दूंगा। लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं, एक लड़की की जिंदगी देकर दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। ये किसी भी तरह संभव नहीं। उन्होंने आगे कहा, नुसरत के पिता तुम्हें ओमान ले गए, वहां जाकर तुमने थोड़ा बहुत कमाकर हमारी मदद की। उसी पैसे से हमने स्मृति की जिंदगी बचाई, तो उस एहसान के बाद हम नुसरत का इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं होने देंगे। मैंने बहुत समझाया, काका देखिए, मैं स्मृति को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा, ये सब पागलपन की बातें हैं, तुम ये मत करो, ये कभी मुमकिन नहीं। फिर मैंने सीधे स्मृति से बात की। उसे कहा, स्मृति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। आंसू बहाते हुए उसे मनाने लगा, लेकिन स्मृति बोली, नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपने तो पहले ही नुसरत से शादी कर ली है। मैंने कहा, मैं मर्द हूँ, मैं चाहूँ तो 2 घर चला सकता हूँ। मेरे पास नुसरत भी रहेगी, तुम भी रहोगी, इसमें दिक्कत कहाँ है? स्मृति हैरान होकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा, तुम्हारे माँ बाप ना माने, लेकिन तुम तो मान सकती हो। याद रखो, तुम तो एक बार मौत के मुंह तक जा चुकी थी और तुम्हें मैंने ही वापस लाया। मेरी कमाई से ही तुम आज स्वस्थ हो, इसलिए तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बात मान लो। स्मृति ने तब कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर राजी हूँ, अगर आप मुझे विदेश ले जाएं। मैं बांग्लादेश में रहकर नुसरत के साथ एक ही घर गृहस्थी कभी नहीं कर सकती। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप मुझे विदेश ले जाएं तो मैं राजी हूँ। चूंकि आप विदेश में रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगी। बीच बीच में जब आप देश आएंगे तो नुसरत के साथ समय बिता सकते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने पूछा, तुम इस बात पर राजी हो? वो बोली, हाँ, अगर आप मुझे ले जाएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, तुम पासपोर्ट बनवाओ और बन जाने पर मुझे बता देना। वो मान गई। मैंने पैसे भेज दिए और उसने पासपोर्ट भी बनवा लिया। लेकिन उस समय मैं नुसरत के पिता के अधीन था। उनके रहते हुए मैं स्मृति को सीधे ओमान नहीं ला सकता था, और अगर लाता भी तो नुसरत का पिता मुझे मार डालता, क्योंकि नुसरत उसकी इकलौती बेटी थी। दूसरी ओर नुसरत दिखने में बहुत काली थी, जबकि स्मृति उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। आखिरकार मैंने योजना बनाई। अपने कफील, यानी अरबी में अरबाब कहते हैं, से कहा कि अरबाब, मुझे रेस्टोरेंट का काम आता है, आप एक कैफेटेरिया खोलिए, मैं संभाल लूंगा। कफील ने कहा, ठीक है, खोलो।
उसकी मदद से मैंने एक छोटा सा कैफेटेरिया खोला जहां पर कॉफ़ी, सैंडविच, बर्गर जैसी चीज़ें बिकती थीं। दुकान खोलने में बहुत पैसे लगे और कफील ने मुझे काफ़ी मदद की। तभी मैंने उससे कहा कि इस दुकान में एक लड़की की ज़रूरत है। लड़कियां नाश्ता अच्छा बनाती हैं। बांग्लादेश में मेरी एक जान पहचान की लड़की है जिसे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। अगर आप चाहें तो मैं उसे यहाँ ले आऊँ। कफील मान गया। फिर मैंने स्मृति का पासपोर्ट लेकर जमा कर दिया। बाद में स्मृति का वीज़ा हो गया। वीज़ा बनने के बाद मैं उसे बांग्लादेश से ओमान ले आया। वहाँ हम पहले की तरह ही साथ में काम करने लगे। लेकिन तब तक नुसरत का पिता मुझे बार बार पूछ रहा था, ये लड़की कौन है? मैं कहता, ढाका से लाई है, यहाँ काम करेगी। इस तरह किसी तरह संभाल करा था। लेकिन एक दिन वीडियो कॉल पर नुसरत के पिता ने स्मृति को नुसरत को दिखा दिया, जबकि मैंने पहले नुसरत को किसी दूसरी लड़की की तस्वीर भेजी थी ताकि वो पहचान ना सके। असली तस्वीर कभी नहीं भेजी थी। लेकिन वीडियो कॉल पर देखकर नुसरत ने पहचान लिया कि ये लड़की असल में स्मृति है। उस वक्त स्मृति घर पर नहीं थी। उसकी माँ ने कहा था स्मृति ढाका में नौकरी कर रही है। लेकिन वीडियो कॉल पर सब साफ हो गया। उसी रात से नुसरत ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। गालियां देने लगी और बोली, तुमने पड़ोस की वही लड़की स्मृति को ले लिया जिसे तुम एक वक्त शादी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। अब उसे विदेश ले आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? नुसरत ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे माँ बाप को भी गालियां देना शुरू कर दी। बोली, तुम लोगों ने अपनी बहू के सिर पर दूसरी लड़की क्यों ला दी? दूसरी ओर जब मेरे माता पिता स्मृति के पिता को गालियां देने गए तो उन्होंने कहा, आपके बेटे ने मेरी बेटी से मोबाइल पर शादी की है, उसके बाद ही वो उसे विदेश ले गया। असल में हमारी शादी मोबाइल पर हुई थी। तब नुसरत बोली, मैंने तो इजाज़त नहीं दी थी, वो मेरी पहली पत्नी है, मेरी इजाज़त के बिना दूसरी शादी कैसे हो सकती है? तब स्मृति के पिता बोले, ठीक है, अगर तुमने इजाज़त नहीं दी तो केस करो, लेकिन शादी तो हो चुकी है। फिर दोनों परिवारों के बीच भीषण झगड़ा शुरू हो गया। नुसरत का पिता, जो उस समय मेरे साथ विदेश में ही था, पूरे दिन मुझे गालियां देता। तू तो पहले गरीब था, फकीर की तरह हालत थी, मैं तुझे विदेश लाया, मेरे पैसे से तूने कैफेटेरिया खोला, अब मेरी बेटी के गले में कांटा डालने की हिम्मत करता है। मैं समझाने की कोशिश करता, अब्बा मुझे गाली मत दीजिए, मेरे नसीब में 2 शादियां लिखी थीं, मैं दोनों को ठीक से रखूंगा, नुसरत को कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन वो कहते, नहीं, ये जुल्म है, अल्लाह तेरा हिसाब करेंगे। दूसरी तरफ नुसरत मेरे माँ बाप को दिन रात गालियां देती, यहाँ तक कि मारपीट तक करती। मेरी छोटी बहन के ससुराल तक जाकर हमारी बदनामी करती और मेरे छोटे भाई को भी अपमानित करती। 4-5 महीने तक इतना अत्याचार हुआ कि बयान करना मुश्किल है। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि एक दिन मेरे माँ बाप का नुसरत से बड़ा झगड़ा हो गया। तब नुसरत ने मेरे परिवार पर केस कर दिया। उस केस की वजह से मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे उसे तलाक देना पड़ा क्योंकि मैं उस समय ओमान में था। अगर बांग्लादेश लौटता तो नुसरत मुझे जेल भिजवा देती, इसलिए मैं वापस नहीं गया। फिर नुसरत के पिता ने विदेश से ही मेरे खिलाफ केस कर दिया। उस केस की वजह से मुझे मोहराना यानी महर की रकम चुकानी पड़ी, लेकिन मेरे पास उस समय बिल्कुल पैसे नहीं थे, इतने पैसे देने की हालत भी नहीं थी। आखिरकार नुसरत से छुटकारा पाने के लिए मुझे अपने कफील की मदद लेनी पड़ी। मेरा कफील बहुत नेक इंसान था। नुसरत के पिता का भी एक कफील था। तब मैंने अपने कफील के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट था, मैंने कहा मैं कारोबार कर रहा हूँ, वहाँ से आमदनी भी हो रही है, इसलिए बाद में आपका पैसा लौटा दूंगा। कफील मान गया और मुझे पैसे दे दिए। वो एक उम्रदराज ओमानी नौजवान था, काफ़ी नेक दिल इंसान। उसने कुछ पैसे दिए, मैंने अपनी जमा पूंजी से भी थोड़ा निकाला और स्मृति के पास भी कुछ पैसे थे। सब मिलाकर रकम जुटाई और नुसरत को तलाक दे दिया। तलाक के बाद नुसरत घर लौट गई, मगर उसका पिता तब भी ओमान में ही था। वो हर दिन हर पल मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगा। चूंकि वो 25 साल से ओमान में था, इसलिए कफील से उसकी गहरी जान पहचान थी। इतने दिनों तक उसने कफील से मेरे खिलाफ सीधे कुछ नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही नुसरत से मेरा औपचारिक तलाक हुआ, उसने कफील को तरह तरह की बातें समझाना शुरू कर दिया। उसने कफील से कहा, इस आदमी का उस लड़की के साथ गैर कानूनी रिश्ता है, दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह कफील के मन में शक पैदा हो गया। उसने मुझे बुलाकर पूछा, ये लड़की कौन है? अगर ये तुम्हारी बीवी है तो सबूत दिखाओ, निकाहनामा दिखाओ। असल बात ये थी कि मैंने स्मृति से सिर्फ मोबाइल पर निकाह किया था, कोई निकाहनामा या कागजात नहीं थे। इसलिए जब कफील ने सबूत मांगा तो मैं कुछ नहीं दिखा सका। तब कफील गुस्से में बोला, तूने तो निकाह ही नहीं किया, फिर भी साथ रह रहा है, पति पत्नी की तरह संबंध रखता है, ये हराम है। अगर तूने निकाह नहीं किया तो मैं भी इसके साथ रह सकता हूँ। यानी उसने साफ कहा, जब तू बिना निकाह के इसके साथ रह रहा है तो मैं भी रहूंगा, मुझे ये लड़की चाहिए।
मैं समझाने लगा, नहीं, हमने मोबाइल पर निकाह किया है, चाहो तो अभी हाफिज को बुलाकर फिर से निकाह करा सकते हैं। लेकिन वो नहीं माना। उसका अड़ियलपन यही था, जब तूने बगैर निकाह के इसके साथ रहा तो अब ये लड़की मुझे ही देनी होगी। असल में स्मृति बहुत खूबसूरत थी। उसी खूबसूरती की वजह से कफील की नज़र उस पर पड़ी। मैंने बहुत समझाया, ऐसा मत कीजिए, आप अरब लोग चरित्रवान होते हैं, ये सब गलत है, ये हराम है। लेकिन कफील की जिद यही रही, मुझे स्मृति चाहिए ही। अगर नहीं दी तो तेरे रेस्टोरेंट को मैं नुसरत के पिता को सौंप दूंगा और तुझे और स्मृति दोनों को कैंसिल करके देश भेज दूंगा। तब मुझे समझ आया कि ये सब नुसरत के पिता की ही साजिश थी, असली मास्टरमाइंड वही था। मैं उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो मेरा ससुर था, चाहे जितनी गलतियां करे, लेकिन विदेश लाने में उसका बड़ा योगदान था। उसी की वजह से मैं ओमान आया था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कफील को भी समझाना बेकार था क्योंकि वो मेरी नहीं सुनता था, जितना सुनता था सब नुसरत के पिता की ही बातें। मैं बहुत फिक्र में पड़ गया, अब क्या करूं? मैं और स्मृति पति पत्नी दोनों ही बेहद परेशान। नुसरत रो रही थी, स्मृति भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था, सब मिलकर रोते रहते। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक बारिशाल के आदमी से हुई। वो कभी कभी हमारे दुकान पर आता था, पाकिस्तानियों के साथ रहता, ट्रक चलाता और ज़रूरत पड़ने पर सरहद पार करवा कर भी लोगों को ले जाता। एक दिन उसने हमारी परेशानी सुनी और बोला, तुम एक काम करो, अपनी बीवी को लेकर यूरोप चले जाओ, इटली चले जाओ, हम गेम देते हैं, मतलब समंदर के रास्ते या दूसरे रास्ते से गैर कानूनी तरीके से लोगों को यूरोप पहुंचाते हैं। मैंने कहा, लेकिन मेरा पासपोर्ट तो कफील के पास है। वो हंसकर बोला, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, पासपोर्ट कफील के पास ही रहने दो, हम तुम्हें जहाज से ईरान इराक होते हुए ले जाएंगे। मैंने स्मृति से बात की। स्मृति बोली, हाँ ठीक है, जो कह रहा है वही अच्छा है, वैसे भी हम यहाँ मर ही रहे हैं, तुम्हारे घर की हालत भी अच्छी नहीं, मेरे घर की भी बहुत बुरी, अगर यूरोप जा सके तो शायद अच्छी जिंदगी मिले। हमने फैसला कर लिया यूरोप जाने का। चुपके चुपके दुकान का सामान बेचना शुरू किया ताकि नुसरत का पिता या कफील को भनक न लगे। कुछ सामान दिन में, कुछ रात में निकालकर बेच दिया, आखिर में दुकान ही पूरी बेच डाली। एक रात लगभग 11 बजे हमने एक पाकिस्तानी को दुकान का सारा सामान बेच दिया। फिर उसने हमें गाड़ी में बिठाकर काफी दूर ले गया, वहां से सरहद पार कर हमें एक नाव पर चढ़ा दिया। वो कोई मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर नहीं था, बल्कि स्पीड बोट जैसा था। नाव में बहुत सारे लोग थे। मैं स्मृति को सीने से लगाए बैठा था। अल्लाह पर भरोसा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ये भी नहीं मालूम था हमें कहाँ ले जाएंगे, ईरान, इराक या किसी और मुल्क। उस रात आसमान में चांद चमक रहा था। स्मृति मेरा सीना तकिए की तरह इस्तेमाल कर सोई थी। मैं उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। अचानक नाव जोर से झटके खाकर टकराई, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। इन 2 सालों में हर लम्हा, हर दिन और हर रात में उसे सपनों में देखता था। कभी देखता वो कहाँ है, क्या खा गई है, मछली पकड़ रही है, मछली खा रही है। कभी देखता कि वो जैसे वेल मछली की पीठ पर बैठी है। ऐसे दृश्य मेरे आंखों के सामने आते रहते। कई लोगों को ये सब कल्पना लगेगा, मगर मुझे कभी कल्पना नहीं लगा। एक दिन सपने में देखा उसके हाथ में एक सीपी है। आप जानते हैं जेल के अंदर बाहर की कोई चीज लाना मुमकिन नहीं। फिर भी सपने में देखा वो समंदर से एक बहुत सुंदर सीपी लेकर आई है। उसने मुझसे कहा, ये सीपी तुम्हें दूंगी, तुम मेरे साथ चलो, मैं जहां हूं वहां आओगे तो मुझे पाओगे, मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ये सपना मैंने जेल की जिंदगी के लगभग 1.5 साल बाद देखा था। सपने में उसने वो सीपी मेरे हाथ में दी और कहा, तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि मैं हूं तो ये देकर जा रही हूं, कम से कम इसे देखकर समझ जाओगे कि मैं जिंदा हूं। अल्लाह की कसम, जब मैं नींद से जागा तो सचमुच मेरे पास वो सीपी थी। हाथ में लेते ही सब हैरान, ये कहां से आया, जेल के अंदर समंदर की सीपी कैसे आ सकती है। यहां तक कि जेलर भी आकर पूछने लगे। मैं रोते रोते उन्हें अपनी बात, अपनी पत्नी की कहानी सुनाई। बाद में मेरी कुछ सजा माफ हो गई और 2 साल बाद मैं जेल से बाहर आ गया। आज भी वो सीपी मेरे पास है। हर रात मैं उसे सपने में देखता हूं। वो कहती है, मैं जिंदा हूं, वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, आओ मुझे ले जाओ। मैं उस सीपी को घूरता रहता हूं। इतनी सुंदर सीपी तो बांग्लादेश में कभी देखी ही नहीं जाती। लगता है जैसे उसके भीतर कोई कलाकारी उकेरी गई है। मेरा परिवार मेरी शादी कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता और ना ही करूंगा। आज भी अगर मौका मिले तो मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता हूं। माँ बाप मुझे किसी तरह बांध कर रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। इलाके के लोग मुझे पागल कहते हैं। जब मैं कहता हूं कि स्मृति जिंदा है तो सब हंसते हैं, कोई यकीन नहीं करता। यहां तक कि उसके माँ बाप भी मुझे पागल कहते हैं। मैं सबको वो सीपी दिखाता हूं, फिर भी कोई भरोसा नहीं करता।
आज मेरा पूरा इलाका मुझे आकाश पागला के नाम से जानता है। लेकिन भाई, मैं सचमुच पागल नहीं हूं। मैं बस अपनी सच्चाई किसी को समझा नहीं पाता, इसीलिए आपको ये दर्द भरी कहानी सुनाई। आप अगर ये सब सुनने के बाद भी मुझे पागल कहें तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं नुआखाली के अमुक जगह पर रहता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक बटन वाला फ़ोन है। चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं रिसीव करूँगा। सड़क पर सोता हूँ, लोग जो दे देते हैं वही खाता हूँ। सब कहते हैं कि मैंने नुसरत के साथ बेवफाई की, इसीलिए अल्लाह ने मुझे सज़ा दी। लेकिन भाई, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच मुझे बेवफाई की सज़ा मिली है? अपने भाई की तरह मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मेरा अपना मोबाइल नहीं है, इसीलिए एक भाई के ज़रिए आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। हर रात उसकी ज़ुबानी आपकी कहानियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज उसी ज़रिए आपको लिख रहा हूँ। अगर हो सके तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। खुश रहिए। अस्सलामु अलैकुम। प्रिय मित्रों, नोआखाली के आकाश भाई की इस वास्तविक जीवन की कहानी शुरू से अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। सचमुच ये एक अद्भुत और आध्यात्मिक कहानी थी, जहां प्रेम, विश्वास और त्याग तीनों एक साथ मिल गए। कहानी सुनकर शायद किसी को ये अविश्वसनीय लगे, तो किसी के लिए ये दर्द और किसी के लिए प्रेम का प्रतीक हो सकता है। लेकिन सीपी झींक की घटना निस्संदेह हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। अगर कहानी का कोई हिस्सा आपकी समझ में ना आया हो या आपके मन में कोई राय हो तो जरूर कमेंट में बताइए। आपकी हर एक राय मेरे लिए बेहद कीमती है। सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और की सच्ची जीवन कथा के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।